हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है इलेक्टिव वाला। उसमें से एक आपका सब्जेक्ट आता है हाईटेक हॉर्टिकल्चर का, तो उसका हम आप लोगों को सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। और ये सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत ही लेट प्रोवाइड हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि सर वो हॉर्टिकल्चर का आप हाईटेक हॉर्टिकल्चर का सॉल्यूशन आप बना दीजिए। इसलिए मैं आज बाहर आया हुआ था, मेरे पास पेपर भी नहीं था और मैंने फिर पेपर मंगा कर आप लोगों का किसी तरह अब सॉल्व कर पाया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस समय मेरे पास बुकलेट सीरीज़ सी है जो कि हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, बीज थेरेपी का उपयुक्त तापक्रम क्या होता है। तो बीज थर्मोथेरेपी का उपयुक्त तापक्रम जो होता है वो कितना होता है, तो वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पौध का एक क्यारी से दूसरी क्यारी में प्रतिरोपण करना क्या कहलाता है। तो जो पौध होती है इसका एक क्यारी से दूसरी क्यारी में प्रतिरोपण करना क्या कहलाता है, तो उपरोपण कहते हैं, इसे प्रिकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, स्फैगनम मास का उपयोग बाली प्रसारण विधि में होता है। तो स्फैगनम मास का उपयोग जो होता है वो किस प्रकार की उसमें मतलब प्रसारण विधि प्रोपोगेशन मेथड में किया जाता है, तो किस प्रकार की उसमें किया जाता है, तो ये विनियर कलम बंधन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कोकोपीट का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो कोकोपीट होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो ये नारियल से प्राप्त होती है, इसके हस्क से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी मदद करी है, इसलिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी या अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मैं उनकी तैयारी आप लोगों को कराता रहता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल बीजावरण छंदन में बीज अम्ल का अनुपात होता है। तो अम्ल बीजावरण छंदन में बीज अम्ल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बीजों को जल अवशोषित दशाओं में रखना कहलाता है। तो बीज होते हैं उनको जल अवशोषित दशाओं में रखना जो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं नियंत्रित जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नियंत्रित जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा यहाँ पर भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, संस्तरीय अभिशीतन बीज उपचार आवश्यक है। तो जो संस्तरीय अभिशीतन बीज उपचार आवश्यक होता है, तो ये किस प्रकार के बीजों के लिए होता है, तो ये हमारा टेम्परेट फ्रूट्स के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका बी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, सिंचाई जल गुणवत्ता निर्धारण निर्भर करता है। तो सिंचाई जल गुणवत्ता जो होती है वो हमारी किस पर निर्भर करती है, तो वो हमारी निर्भर करती है, तो ये जो हमारी निर्भर करती है किस पर, सिंचाई जल गुणवत्ता जो होती है इसका निर्धारण किस पर करते हैं, तो ये सोडियम अधिशोषण अनुपात पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसमें सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे में, आप अपने हिसाब से देखते रहिए। मेरा कुछ बुकलेट सीरीज जो थी वो सी नंबर थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बेर के व्यावसायिक प्रसारण की विधि है। तो बेर का जो व्यावसायिक प्रसारण किया जाता है वो किस विधि से करते हैं, तो इसे ढाल कल्कायन यानी कि सील्ड बडिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे सील्ड बडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, पौधों को अधिकतम फास्फोरस किस पीएच पर अनुमान पर उपलब्ध होता है। तो पौधे जो अधिकतम फास्फोरस प्राप्त करते हैं वो किस पीएच मान पर करते हैं, तो वो 6 से 7 पीएच मान पर करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, क्या देखते हैं इसमें, विद्युत चालकता मीटर मापता है। तो विद्युत चालकता जो मीटर होता है ये क्या मापता है, इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका कोई भी सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। इसका जो सही आंसर होता है, विद्युत चालकता क्या मानता है, तो ये भूमि में विद्युत चालकता को मापता है। तो इसमें कोई ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, निम्नलिखित
रोपण पद्धतियों में प्रति हेक्टेयर अधिकतम रोपित होने वाली पद्धति कौन सी है? तो जो निम्नलिखित रोपण पद्धतियाँ हैं उनमें से प्रति हेक्टेयर जो रोपित होने वाली पद्धति है तो वो कौन सी होती है? तो वो हेक्साकोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, षटभुजाकार पद्धति जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है तृण बागवानी पद्धति का उत्पत्ति स्थान है। तो जो तृण बागवानी जो पद्धति होती है हमारी मीडो ऑर्चर्डिंग सिस्टम होती है, ये कहाँ से कहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ? तो इसका जो उत्पत्ति स्थान यह था, ये हमारा इंडिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे भारत में हुआ था इसका। अगला होगा फल वृक्षों के छत्र प्रबंधन का प्रमुख क्रियाकलाप क्या है? तो फल वृक्षों के छत्र प्रबंधन का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो क्या है यहाँ पर? तो वो इसे पोलार्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलार्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा बलयीकरण एवं अधोधाती क्रिया प्रमुख रूप से अपनाई जाती है। तो बलयीकरण, रिंगिंग एंड अधोधाती मतलब निकिंग प्रैक्टिस जो होती हैं ये किस में अपनाई जाती हैं? तो ये जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं ये हमारी शाखन वृद्धि के लिए अपनाई जाती हैं। किस वृद्धि के लिए? शाखन वृद्धि के लिए अपनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक ग्लोबल वार्मिंग पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस की स्थिति को ठीक से निर्धारित करने के लिए न्यूनतम उपग्रहों की संख्या होती है। तो न्यूनतम उपग्रह इसमें कितने होते हैं? तो इसमें होगा आपका कितने होते हैं? तो इसमें जो न्यूनतम उपग्रह होते हैं ये आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को देखते रहिए और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सुदूर संवेदन प्रणाली केवल एक सूचकांक को नियोजित करती है? तो इनमें से सुदूर संवेदन प्रणाली कौन सी है? हमारी रिमोट सेंसिंग सिस्टम कौन सा है जो सूचकांक को नियोजित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा जीआईएस में एक रेखापुंज परत वह है जो जानकारी देती है। तो जीआईएस में कौन सी रेखा परत होती है जो हमें जानकारी देती है? तो जानकारी देने के लिए किस रेखापुंज का उपयोग करते हैं? तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा, सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ ए रीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा एक जीपीएस युक्त कंबाइन हार्वेस्टर एकत्र करता है। तो जीपीएस युक्त जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है वो क्या किसे एकत्रित करता है, मतलब किसे कलेक्ट करता है? तो ये जो कलेक्ट करता है ये किसे करता है? तो ये जो स्थलाकृति विशेषता एवं फसल उत्पादन दोनों को कलेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा परिशुद्ध खेती को इस रूप में भी जाना जाता है। तो परिशुद्ध खेती मतलब प्रिसीशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नॉन एज। प्रिसीशन एग्रीकल्चर को हम किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम जो जानते हैं तो सैटेलाइट खेती के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, सैटेलाइट खेती। दोस्तों अगर आपने मेरे हाईटेक हॉर्टिकल्चर के अगर आपने मेरे दोनों वीडियो देखे होंगे तो उसमें से करीब लगभग मैंने देखा है पेपर करीब 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं परिवर्तनीय दर संप्रयोग VRA उर्वरक तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? तो परिवर्तनीय दर संयोग VRA जो होती है टेक्निक होती है इसकी तकनीकी का जो मुख्य लाभ है तो वो मुख्य लाभ क्या है हमारे लिए? तो मुख्य लाभ जो होता है ये हमारे लिए उपयुक्त सभी होते हैं। उर्वरक एवं रसायनों की बचत होती है, संभावित उपज वृद्धि होती है तथा वातावरण की भी सुरक्षा होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा परिशुद्ध खेती है तो प्रिसीशन फार्मिंग इज़ ए। तो प्रिसीशन फार्मिंग जो है वो हमारी क्या है? तो प्रिसीशन फार्मिंग कृषि प्रबंधन पद्धति, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं का उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है स्फेगनम
स्फेगनम मॉस है, तो स्फेगनम मॉस जो घास होती है ये हमारी, ये क्या होती है, तो ये जो घास होती है ये हमारी अधिपादप इपीफाइट कहलाती है। क्या कहते हैं इसे? इपीफाइट कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा 24 नंबर, भारत में कौन सा राज्य प्रथम ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ? तो इसमें जो प्रथम ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ तो वो कौन सा घोषित हुआ है? वो सिक्किम हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं? तो कौन कौन से जो तत्व हैं हमारे वो जो इसमें सहायक होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? लोहा एवं मोलिब्डेनम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। Fe and MO जो होते हैं ये आपके जैविक नाइट्रोजन में स्थिरीकरण फिक्सेशन में शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? सहजीवी संबंध माइकोराइजा किस तत्व के अवशोषण में सहायक होता है? तो ये जो माइकोराइजा होता है ये किस तत्व के अवशोषण में सहायक होता है? तो इसका जो 26 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? तो जो ऑप्शन से आपके दिए गए उसमें से कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया जो है हमारी वो कार्बनिक उर्वरक होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रोपण विधि कौन सी है? तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रोपण विधि जो है वो हमारी कौन सी कही जाती है? तो कंटूर सिस्टम उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, रूटेक्स हार्मोन में होता है। तो रूटेक्स जो हार्मोन होता है हमारा उसमें क्या होता है? तो उसमें हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, मृदा में अगतिशील तत्व है। तो मृदा में ऐसा कौन सा तत्व है जो मृदा में मतलब अगतिशील मतलब जो घुलता नहीं है? तो कौन सा है तत्व? ये मैग्नीशियम है आपका। कौन सा है? मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? ऊतक संवर्धन के जनक हैं, तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन के जो जनक हैं तो वो कौन कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, हेवरलैंड कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, असंगठित सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं का द्रव्यमान संवर्धन में बनाए रखना कहलाता है। तो असंगठित सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं के द्रव्यमान का संवर्धन में बनाए रखना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वो आपका सी नंबर सही होगा, कैलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या है? कृत्रिम माध्यम में पादप ऊतकों का बढ़ना क्या कहलाता है? तो कृत्रिम माध्यम में जो पादप ऊतक जब बढ़ते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34 होगा, पादप ऊतक संवर्धन माध्यम का अनुकूलतम पीएच मान कितना होता है? इसका माध्यम का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो वो 5.5 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, 5.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो कौन सा नहीं है? तो वो एथिलीन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, वायरस मुक्त पौधों के उत्पादन के लिए ऊतक संवर्धन तकनीक है। तो ऊतक संवर्धन जो तकनीक है वो कौन सी होती है? तो मेरी स्टेम कल्चर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, इसे मेरी स्टेम कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे हमारा, मेरी स्टेम कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, पादप ऊतक संवर्धन माध्यम में उपयुक्त ठोस घटक है। तो इसमें जो ठोस घटक है वो क्या है? तो इसमें जो ठोस घटक है वो हमारा अगार है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, शीर्ष प्रमुखता के लिए उत्तरदायी पादप वृद्धि नियामक है। तो इसमें शीर्ष मतलब जो इपिकल डोमिनेंसी होती है वो उसके लिए जो प्रमुख पादप हार्मोन होता है तो वो हमारा कौन सा माना जाता है? तो उसे ऑक्सिन ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सभी विभेदित कोशिकाओं को विभाजित करने और उत्पन्न करने के लिए एकल कोशिका की क्षमता क्या कहलाती है?
तो इस एकल कोशिका की क्षमता को पूर्ण सशक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं इसे। टोटिपोटेंसी पूर्ण सशक्तता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। तो इसमें से जो आपकी दी गई है, इसमें से प्रथम ट्रांसजेनिक जो फसल है वो हमारी कौन सी है? इसमें से जो है तो वो आपकी ऑप्शन नंबर आपका इसमें से बी नंबर सही होगा, तम्बाकू। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवर्धन तकनीक द्वारा अंकुरित पौधे प्राप्त होते हैं? तो किस संवर्धन तकनीक द्वारा अंकुरित पौधे हमको प्राप्त होते हैं? तो वो हमें प्राप्त होते हैं वो किसके द्वारा? परागकोश संवर्धन के द्वारा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो और मैंने अगर आप लोगों की एग्ज़ाम के टाइम भी मदद की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मेरी भी मदद हो सके। ठीक है, मैंने आप लोगों की मदद की है तो आप लोग भी तो मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्म सिंचाई को यह भी कहा जाता है, सूक्ष्म सिंचाई को हम क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म सिंचाई जो होती है, माइक्रो इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? स्थानीयकृत सिंचाई भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल मृदा में मुख्यतः उपलब्ध होता है। तो मृदा में मुख्यतः पौधों में उपयोग किए जाने वाला जल जो होता है वो किस रूप में उपलब्ध होता है? तो ये जो हमें उपलब्ध होता है आर्द्रताग्राही जल के रूप में। अवेलेबल जो वाटर होता है वो आर्द्रताग्राही जल, हाइड्रोस्कोपिक वाटर इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, सिंचाई की किस विधि में भूमि का समतलीकरण आवश्यक नहीं होता है? तो किस विधि में नहीं होता है? तो ये जो बौछारी सिंचाई होती है इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में टपक सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाली फसलें हैं। तो अधिकतम क्षेत्र वाली जो फसलें हैं वो कौन सी अलंकृत फसलें कही जाती हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, टपक सिंचाई विकसित हुई। तो टपक सिंचाई को सर्वप्रथम कहाँ विकसित किया गया था? तो ये इजराइल में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, जल में घुलनशील उर्वरकों को टपक सिंचाई विधि द्वारा उपयोग करना कहलाता है। तो इसे जो उपयोग करते हैं वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, छायागृह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छायागृह जो होते हैं मतलब जो आपके शेड नेट हाउस होते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो इनका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? तो ये सभी होते हैं पौध प्रवर्धन, पौध उत्पादन, पौध शक्तिकरण तथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, पॉली हाउस निर्माण की उपयुक्तम दिशा क्या होती है? तो पॉली हाउस निर्माण की जो उपयुक्तम दशा होती है वो क्या रखी जाती है? वो उत्तर से दक्षिण रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, धुंध कक्ष का उपयोग मुख्य रूप से किसको प्रसारित करने के लिए किया जाता है? तो धुंध कक्ष का जो उपयोग हम करते हैं वो किसको करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो वो मुलायम काष्ठ कलम के लिए, सख्त काष्ठ कलम तथा अर्ध सख्त काष्ठ कलम के लिए किया जाता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, प्रसारण कक्षा में आर्द्रता की मात्रा होती है। तो जो प्रसारण कक्षा मतलब प्रोपोगेशन चैम्बर जो होता है उसमें आर्द्रता की जो मात्रा होती है वो कितनी रखी जाती है? वो न्यूनतम आर्द्रता रखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, हरित शीतगृह में रात्रि का अनुकूलतम तापक्रम कितना होता है? तो हरित शीतगृह में जो रात का अनुकूलतम तापक्रम होता है वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेंटाइन ग्रीन हाउस में छत ढलान होते हैं। तो स्पेंटाइन जो ग्रीन हाउस होते हैं उसमें जो छत ढलान होते हैं वो उसमें एक छत ढलान होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। कितना होगा? ए नंबर जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, उच्च सघनता के लिए उपयुक्त आम की किस्म कौन सी है? तो उच्च सघनता के लिए जो आम की उपयुक्त किस्म है वो हमारी आम्रपाली है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि अवरोधक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि अवरोधक नहीं है? तो इसमें से आपका जो फॉस्फोन डी है ये वृद्धि अवरोधक नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें जल उपयोग क्षमता 90% होती है? तो जल उपयोग क्षमता किसमें 90% होती है? तो ये टपक सिंचाई में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, बीज जीव क्षमता आकलित होती है। तो बीज जीव क्षमता सीड वाइबिलिटी जो होती है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, पौध शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पौध शक्तिकरण मतलब उसे हार्डनेट जो बनाया जाता है वो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है प्रतिरोपण हानि को कम करना। रिड्यूस ट्रांसप्लांट शॉक जो होते हैं उसको कम करने के, हानि को कम करने के लिए इसे पौध शक्तिकरण का जरूरी होना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, हरित गृह का प्राथमिक उद्देश्य है। तो हरित गृह है जो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है गैर मौसमी फसलें प्राप्त करना। मतलब इसमें जो आपकी जो मौसम के अनुकूल जो फसलें होती हैं वो नहीं उगाई जा सकती, उनको भी हम ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, पौधों की पत्तियों के पीले होने का कारण क्या होता है? तो पौधों की जो पत्तियां पीली हो जाती हैं वो किसके कारण होती हैं? वो इसमें से जो आपके आंसर दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, वो सभी के कारण होती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की कमी के कारण भी हो जाती हैं, ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण भी हो जाती हैं, तथा प्रकाश की कमी होने पर भी हो जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और आप लोग मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम आप लोगों को एग्रीकल्चर से जुड़ी हर जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा अन्य जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं हम उनकी भी तैयारी कराते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।